डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिकल फॉर्म की थी, जिसका फोर्थ पार्ट करवाना था आपको। इसमें देखिए आपकी 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स है। इसमें हम गिवन मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं और साथ पी और क्यू रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के लिए 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें देखना है कि अगर 3 रोज़ हैं तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर आपके पास 4 कॉलम्स हैं तो 4 रोज़ और 4 कॉलम्स का 4 ऑर्डर का, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी यहाँ 3 रोज़ से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। 4 कॉलम्स है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का कॉलम ऑपरेशन के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। अब फर्स्ट स्टेप में आप यही करती हैं कि इस वन की दोनों एंट्रीज़ को 0 करती हैं। इसके लिए ऑपरेशन कर दिया R2 - 3R1 और R3 + 2R1 और रो ऑपरेशन वाला मैट्रिक्स था P। तो P में भी आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए तो ये आपका -3 1 0 2 0 1 आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहले आपने 1 के नीचे दोनों एंट्रीज़ को 0 करना है, फिर 1 के साथ वाली जो कॉलम में एंट्रीज़ है इनको 0। अब इसको 0 करने के लिए C2 - 2 C1 और C4 + C1 कर दिया। तो इस तरह ये वाली भी एंट्रीज़ आपकी 0 हो गई। ठीक है, और ये जो हमने ऑपरेशन कॉलम में किया है तो आपका इधर कॉलम वाला मैट्रिक्स Q है, उसी में ये भी आपकी एंट्रीज़ हो गई। इस तरह आपने थर्ड में अब आपने देखना है कि इस -2 का हमने 1 करना था। इसके नीचे पहले देखिए यहाँ पे 7 है, लेकिन इसके साथ वाली एंट्री आपके पास क्या है 1। तो हमने कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर लिया C2 3 से। उसके बाद देखिए आपके पास था नेक्स्ट में ये मैंने लास्ट वाला ही लिखा। अब हमने इसके नीचे ऊपर 0 करना था R2 - C3 + 2। इसके साथ नीचे वाला 0 करने के लिए R2 - 2R1 कर दिया और अब इसके साथ वाला 0 करने के लिए आपने कॉलम ऑपरेशन करिए, फिर C3 + 2 C2 और C4 - 5 C2 और यहाँ कॉलम में भी इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में आपने ये जो है कॉलम 4 में 11 को 1 बनाना। 11 को 1 करने के लिए हमने इसको 1/11 C3 यानी कि कॉलम C3 को 11 से डिवाइड कर दिया और ये ऑपरेशन आपने कॉलम मैट्रिक्स Q में भी परफॉर्म करना है। अब उसके बाद देखिए इसमें 1 के ऊपर वाली एंट्रीज तो 0 है और यहाँ पे जो है उसके साथ वाली एंट्री 0 नहीं है। उसको 0 करने के लिए हमने लिखा C4 + 7 C3। जब हमने ये भी कर लिया तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स जो है वो कॉनिकल फॉर्म में आ गया। कॉनिकल फॉर्म का मतलब है कि ये देखिए यहाँ तक आपका I3 बन गया और ये O 3 क्रॉस 1 और ये जो साथ है ये मैट्रिक्स P और ये है आपका Q। ये तीनों आपके आंसर में आ गए। ये अब हमारा कॉनिकल फॉर्म का जो है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका देखें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि यूजिंग द ऑपरेशन यूजिंग द ऑपरेशन शो दैट द मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स। इसका मतलब है कि हमने रो ऑपरेशन यूज़ करना है। पहले इस 1 के नीचे वाली एंट्रीज़ को 0 करना है और फिर आपने इस मैट्रिक्स को क्या बनाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये इसकी लास्ट रो 0 हो जाती है तो जाहिर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स नहीं होगा। ये आपने खुद ट्राई करना है, ईजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट है ए इन्वर्स दिया हुआ है, बी इन्वर्स हमने निकालना है ए बी इन्वर्स। तो आपको ए बी इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, तो इसमें आपने बी इन्वर्स को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो है 11 में हमें दिया हुआ था कि x जो है x आपके पास है x1 x2 xn और y है y1 y2 yn bn क्रॉस 1 मैट्रिसेस। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा था प्रोडक्ट x ट्रांसपोज y एंड x y ट्रांसपोज आर कॉल्ड इनर एंड आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ x एंड y। अब आपको नीचे ये लिखा है कि राइट द फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था राइट इनर एंड आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ x एंड y। तो अब इनर प्रोडक्ट जो है वो आपकी अभी इसने बताया कि किसके इक्वल है x ट्रांसपोज y के। तो सबसे पहले हम x का लेंगे ट्रांसपोज। ये आपको x मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉलम में, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और लास्ट वाला इस तरह। ये x ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है x ट्रांसपोज y निकालना है। x ट्रांसपोज आपका x1 x2 और xn और y हमें क्या दिया हुआ था y1 y2 और जब सोन करेंगी तो yn। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x ट्रांसपोज y जो है वो इक्वल हो जाएगा x1 y1 x2 y1 और xn yn। ठीक है, अब इस तरह आपका आउटर प्रोडक्ट और क्या थी एक्स वाई ट्रांसपोज। अब आप सबसे पहले वाई ट्रांसपोज लिखेंगी। अब वाई थे ना आपका ये कॉलम, इसको भी हमारी बन जाएगी ये इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। रोज़ को हमने इसमें इंटरचेंज कर दिया। इसके लिए आपने निकालना था एक्स वाई ट्रांसपोज। एक्स अब हमारे पास है x1 x2 और xn
और y आपके पास क्या था, y1 y2 और yn। अब जब आप x y ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपका बन जाएगा x1 y1, ठीक है। एक्स वाई ट्रांसपोज जो है, एक्स वाई ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास बन जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x1 y2 और सोन आपका बन जाएगा x1 yn। इस तरह x2 y1, x2 y2 और लास्ट वाला x2 yn, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोन xn y1। फिर आपके पास आ जाएगा xn y2 और लास्ट वाला xn और yn। ये इसका हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमने क्या शो करना था कि शो दैट उसने कहा था कि सेकंड पार्ट में आपने शो करना है कि इनर प्रोडक्ट x एंड y इज़ इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड x, यानी कि आपने शो करना था x ट्रांसपोज y जो है वो इक्वल आना चाहिए y ट्रांसपोज x के। तो x ट्रांसपोज y अभी हमने पीछे निकाला है ना फर्स्ट पार्ट में, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, x ट्रांसपोज y जो है वो आपकी इक्वल थी x1 y1, x2 y2 और xn yn के, ठीक है। और जो आपने दूसरा क्या निकालना था, y ट्रांसपोज और x। अब y ट्रांसपोज को आपने पहले लिख लेना है। y ट्रांसपोज आपका क्या बन रहा था, ये भी हमने लास्ट पार्ट में किया है कि y ट्रांसपोज था y1 y2 और yn, और x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था x1 x2 जो आपकी गिवन वैल्यू थी x1 x2 xn। अब जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये देखें, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एक रो और एक ही कॉलम है, तो ये बन जाएगा ना y1 x1, फिर आ जाएगा y2 x2, फिर y3 x3 और लास्ट में yn और xn। और इसको भी हम ये लिख सकते हैं ना x1 y1, ज़ाहिर है कि मल्टीप्लाई आपस में हो रही है x2 y2 और ये क्या है xn yn। तो इस तरह x ट्रांसपोज y जो है, हैंस x ट्रांसपोज y जो है वो इक्वल आ गया y ट्रांसपोज x के। ये भी आपका कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट भी। अब इसका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है प्रूव दैट रैंक ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए 1 के। एक्स वाई ट्रांसपोज ये देखिए, अभी आपका जो सेकंड पार्ट में एक्स वाई ट्रांसपोज ये निकाला भी हुआ है, इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ x1 y1 x1 y2, ठीक है। एक्स वाई ट्रांसपोज आपका इक्वल था x1 y1 x1 y1, फिर था आपके पास x1 y2, ठीक है, x1 y1, फिर था x1 y2, फिर लास्ट में x1 और yn, और इधर आपका था x2 y1 x2 y2 और x2 yn, और लास्ट में आपका आ जाएगा xn y1 xn y2 और xn और yn, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है रैंक बनाने के लिए आपको पता है कि हम इसकी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाते हैं, फिर इसमें हम नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करते हैं। अभी आपने इसी एक्सरसाइज में रैंक वाला क्वेश्चन किया था। तो इसके लिए देखिए, आपकी फ़र्स्ट रो तो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है, x1 y1 x1 y2 और x1 yn। अब इसके नीचे हमने इनको ज़ीरो करना है। इनको ज़ीरो करने के लिए आप देखें यहाँ पे अगर कर दें r2 माइनस x2 ओवर x1 और r1, यानी कि r2 आपका है ना x2 y1, तो r1 को हमने करने के लिए क्या किया कि r1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x2 ओवर x1 के साथ। x1 से कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया x2 y1, और यहाँ r2 में भी आपका था x2 y1, दूसरा x2 y1 माइनस x2 y1, ये क्या हो जाएगा 0। इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो बच जाएगी x2 y2। इस तरह ये जो सारी एंट्रीज़ हैं ये 0 हो गई। जब आप थर्ड को करेंगी 0 तो उसके लिए आप लिखेंगे x3 ओवर x1 और r1, उसमें भी करेंगी जब आप, तो ये सारा जो है वो आपके पास 0 होता जाएगा। जब आप लास्ट में पहुंचेंगी इसको लिखेंगी rn माइनस xn ओवर x1 और r1, तो ये भी आपका जो है, ये देखिए ना यहाँ पे आपका है ना xn, इसको आपने किसके साथ x1 y1, rn आपके पास था ये वाली वैल्यू xn y1 माइनस xn ओवर x1 और r1 किसकी इक्वल था x1 और y1 की, जिसके साथ कैंसिल हो गया। ये देखिए ये भी xn y1 बन गई, ये भी xn y1 बन गई, ये आपस में कैंसिल होके 0 आ गया, ठीक है।
तो ये आपका इस तरह देखें, ये आपकी बन गई रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। और इसमें आपकी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हो गई? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो हमारे पास हैं 1, नॉन ज़ीरो रोज़ जो है वो 1। सो रैंक ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज भी हमारे पास आ गया 1, और यही हमने निकालना था कि रैंक ऑफ एक्स वाई ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1।